आज तक आपको यूक्रेन जंग पर नॉन स्टॉप मेगा कवरेज दिखा रहा है। आज तक संवाददाता गीता मोहन मारियोपोल पहुंच चुकी हैं। पहली बार देश का कोई न्यूज चैनल मारियोपोल पहुंचा है। देखिए मारियोपोल से भेजी गई गीता मोहन की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टूटी हुई इमारतें, बिल्कुल शैटर्ड विंडोज, लेकिन फिर भी इन बिल्डिंग्स में, इन इमारतों में अभी भी लोग रह रहे हैं। ये रिहायशी इलाका था, रेजिडेंशियल कॉलोनी था, जिसमें बमबारी बहुत सही मारियोपोल में। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, जो बुजुर्ग लोग हैं, कुछ लोग जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो निकल नहीं पाए, वो अभी भी इस सिटी में फंसे हुए हैं। बहुत ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, बैंक्स बंद हो चुके हैं, कहीं जाकर भी क्या करेंगे और कैसे जाएंगे, इस डर से भी नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पे पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, तो लोग यहाँ पर बाहर किचन, छोटे छोटे किचन बना रखा है उन्होंने। और जो पानी है, अथॉरिटीज टैंक्स भेज रही हैं और पानी वहां से आता है। ये लोग अपने कैनिस्टर्स में पानी भर कर यहाँ ला रहे हैं। तो बहुत ही मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पर मारियोपोल में, बमबारी के बीच में। हर 30 सेकंड में आपको यहाँ पे बम के धमाके, ये देखिए बम के धमाके सुनाई देंगे। इस बमबारी के बीच में कुछ ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे अभी भी लोग रह रहे हैं, लेकिन हम आपको उन इलाकों में भी लेकर जाएंगे जहाँ पर बिल्कुल पूरी सिटी तहस नहस हो चुकी है और वहां पे कोई अब रह नहीं सकता। जो मंजर है, जो माहौल है मारियोपोल का, वो इतना डेवस्टेटिंग है कि जो लोग यहाँ पे फंस गए हैं या बाहर नहीं निकल पाए हैं, जिनकी मौत हो गई, उनके फैमिली मेंबर्स अपने लोगों को कब्रिस्तान तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए ऐसे ही बिल्डिंग अपने घरों के बगल में उन्होंने कब्र खोदा और अपने परिजनों को दफनाया। ये हाल है मारियोपोल का, जहां पर आज ऐसे हालात हो चुके हैं कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है, और अगर निकल पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल से निकल पा रहे हैं। मारियोपोल में ये यूक्रेनियन ट्रक्स हैं, कॉन्वॉय, जो एक अटैक में पूरी तरीके से झुलस गए। बम्बार्डमेंट, रूसी बम्बार्डमेंट हुआ था 16 मार्च को, कहते हैं, जब इस पूरे इन सारे रूसी यूक्रेनियन ट्रक्स को रूसी फोर्सेस ने बिल्कुल जला के खत्म कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। हम जहां से आ रहे थे वहां से यहां तक मारियोपोल अब काफी सारे इलाके रूसी कब्जे में है। रूसी और जो डोनेट्स्क के पीपल्स मिलिशिया है उनके कब्जे में है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। क्यों? क्योंकि मारियोपोल क्राइमिया और डोनेट्स्क के बिल्कुल बीच में है, एक लैंड ब्रिज की तरह। देखिए बमबारी चलती जा रही है। जहां पर हम खड़े हैं वो फ्रंट लाइन से बस 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर दूर अब वहां पे अजोव बटालियन, जो यूक्रेनियन बटालियन है, अजोव बटालियन और नेशनल गार्ड, वो मिलकर एक फ्रंट लाइन और एक फोर्टिफिकेशन खड़ा कर दिया उन्होंने, ताकि वो ब्रीच ना हो पाए। लेकिन मारियोपोल का सबसे मैक्सिमम इलाका जो है वो अब रूसी कंट्रोल में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अगर मारियोपोल जीत गया तो पुतिन के लिए ये यूक्रेन में सबसे बड़ी जीत होगी। यूक्रेनियन फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं वापस लेने की मारियोपोल को, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं है। जिस तरीके का हम फोर्टिफिकेशन इस तरफ देख रहे हैं, जिस तरीके के फोर्सेस हम इस तरफ देख रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि यूक्रेन या यूक्रेन के फोर्सेस इस बड़े इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी को ले पाएंगे। मारियोपोल बिल्कुल सी ऑफ अजोव के बैंक्स पर है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के हिसाब से भी। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ मारियोपोल में गीता मोहन, आज तक। तो यूक्रेन का मारियोपोल शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। मारियोपोल पर रूस की टेढ़ी नजर थी और इसी वजह से रूस ने मारियोपोल पर कई बड़े हमले किए। इन हमलों ने मारियोपोल में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। पूरा का पूरा शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर इस वक्त तस्वीर है। दावा यह किया जा रहा है कि अब तक मारियोपोल में रूस के हमलों के दौरान 5000 लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा लोग जान बचाकर पलायन कर चुके हैं। करीब 1,70,000 लोग अब भी शहर में ही फंसे हुए हैं। आरोप यह है कि 30,000 लोगों ने रूस की सेना ने बंधक बनाया हुआ है। मारियोपोल शहर के 90% ऊंची इमारतें इस वक्त तबाह हो गई।
मारियुपोल की बर्बादी युद्ध की एक डरावनी तस्वीर है। समंदर किनारे बसे शानदार मारियुपोल को भीषण बमबारी ने बदसूरती की मिसाल बना दिया है। आप सिर्फ ये तस्वीरें देखिए। जिस शहर की शान वहां की आधुनिक ऊंची इमारतें थी, आज उनकी पहचान वहां के खंडहर है। इस इमारत का जो हाल है वो किसी साधारण धमाके से नहीं हुआ, ये किसी बड़े मिसाइल अटैक का नतीजा है। इमारत बीच से खोखली हो गई है। इस युद्ध में मारियुपोल एक ऐसा शहर रहा है जिसे रूस के गुस्से का सबसे बड़ा खमियाजा उठाना पड़ा है। हालात बहुत खराब है। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि वहाँ पे पानी नहीं है, खाने की बड़ी कमी है और अभी भी काफी लोग फंसे हुए हैं। बहुत ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि मारियुपोल उनकी जमीन है, उनका घर वहाँ पर है। चाहे वो घर जला हुआ क्यों ना हो, फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो छोड़ना नहीं चाहते। कई सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। ये मारियुपोल की दो तस्वीरें हैं, जिसमें एक में उसकी खूबसूरती नजर आती है, दूसरी में उसकी बर्बादी। मारियुपोल में रूस की सेना ने हर तरह की इमारत पर मिसाइलों से टारगेट प्रैक्टिस की। ये दो तस्वीरें मारियुपोल के उस ड्रामा थिएटर की हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने पनाह ली थी। युद्ध के दौरान हमलों से बचने के लिए यहां सैकड़ों लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन रूस के हवाई हमलों के दौरान एक मिसाइल यहां भी गिरी, कई लोग मारे गए। बच्चों को यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। गर्भवती महिलाएं बेसमेंट में ही बच्चों को जन्म दे रही हैं, क्योंकि वो बाहर किसी अस्पताल में जा नहीं सकती। सारे अस्पताल रूस ने तबाह कर दिए हैं। मैंने देखा कि आज मेरे बेटे के साथ पढ़ने वाले लड़के के माता पिता उसके सामने ही हमले में मारे गए। इसी तरह का हाल मारियुपोल के एक अस्पताल का भी हुआ। इसकी भी दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर इस अस्पताल के उस हालात की है जब यहाँ पर घायलों का इलाज किया जा रहा था, और उसके बाद यहाँ पर बमबारी हुई तो इमारत का क्या हाल हुआ, ये देखिए। Лише вдумайтесь, до чого це все дійшло. Чекати на хімічну зброю. Ми, живі люди, повинні чекати. А хіба все, що російські військові роблять до цього і зробили вже, не заслуговує на нафтовий ембарго? दावा है कि मारियुपोल में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हमलों के दौरान हो चुकी है और हजारों लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। मारियुपोल में रूस के सैनिक बड़ी संख्या में मौजूद हैं और इस शहर पर एक तरह से रूस का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। मारियुपोल से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको ये समझा देते हैं कि दरअसल मारियुपोल रूसी सेना के निशाने पर क्यों है। शुरुआत से ही रूसी सेना वहां पर लगातार ताबड़तोड़ हमले क्यों कर रही है और अब पूरी की पूरी जो रूसी सेना है वहां पर कब्जा कर चुकी है। हम आपको दिखा रहे थे मारियुपोल की बर्बादी की तस्वीरें, लेकिन ये समझिए कि जिस समय पूरे अभियान का फोकस कीव पर हो सकता था, उस समय मारियुपोल पर पुतिन ने इतने भयानक हमले करवाए। ये मारियुपोल शहर दरअसल अजोव सागर का द्वार है, उसी के तट पर बसा हुआ है। यहां कब्जे से अजोव सागर में दबदबा पुतिन का कायम हो सकता है। रूसी बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है मारियुपोल। दोनेत्स्क और लुहान से सिर्फ 85 किलोमीटर की दूरी है मारियुपोल की। क्रीमिया से आगे रूस का विस्तार हो सकता है। अगर मारियुपोल पे कब्जा हुआ है तो ये रूस के लिए बहुत बड़ी जीत है। तो मारियुपोल का हाल तो आपने देख लिया। यूक्रेन के बाकी शहरों का हाल बताने से पहले आपको 10 बड़ी बातें बता देते हैं। यूक्रेन के शहर माइकोलीव पर हमला हुआ है, जिसमें 12 लोग मारे गए हैं। ये दरअसल एक बड़ी कामयाबी यहां पर रूस के लिए कहा जा रहा है। कीव और खार्किव में कई धमाकों की भी खबर है। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन में रॉकेट से हमला किया गया है और कल की बातचीत में रूस ने कीव की तरफ हमले कम करने का वादा भी किया। इस पर पेंटागन का कहना है
कि रूसी सेना कीव से वापसी सही अर्थों में नहीं लग रही। तो हम आपको बताए थे कैसे माइकोलीव में हमला हुआ है, 12 की जान गई। कीव खारकीव में हवाई हमले, कई धमाके वहां पर किए गए हैं। ये नॉन स्टॉप अटैक 35वें दिन भी जारी है। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन में रॉकेट से हमला किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि पूरी की पूरी रूसी सेना वहां पर कीव में उन्होंने अपनी मिलिट्री कम करने का फैसला ले लिया है। कीव से रूसी सेना की वापसी वास्तविक नहीं है, ये पेंटागन का मानना है, ये पेंटागन की ओर से कहा जा रहा है। वहीं इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के बीच 3 घंटे की कल वार्ता हुई, जिसमें दोनों देश के रिप्रेजेंटेटिव्स आमने सामने थे। सुरक्षा गारंटी मिले तो तटस्थ रहेंगे, ये यूक्रेन ने कहा है। अगर वो यानी कि सेफ पैसेज ने दिया जाए तब वो तटस्थ रहेंगे। अब पुतिन जेलेंस्की में सीधी बातचीत हो सकती है, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आई। रूस के साथ वार्ता में सकारात्मक संकेत मिले हैं, ये जेलेंस्की ने कहा है। यानी कि ये एक टेक अवे है उनके लिए। युद्ध विराम तक रूस से प्रतिबंध हटाने की बात नहीं है, जेलेंस्की का कहना है। तो आइए अब आपको जंग के 34वें दिन यानी कि कल की रिपोर्ट दिखाते हैं। यानी कल कहां हमला हुआ, कहां से कैसी तस्वीरें सामने आई। ये रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग की सबसे ताजा तस्वीर है। ये रूस का बेलगोरोड शहर है, यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर। तस्वीरें देखिए और आवाज सुनिए। तेज धमाका होता है और आग की लपटें दिखाई देती हैं। बेलगोरोड के गवर्नर ने धमाके की पुष्टि की है, लेकिन ये अभी साफ नहीं हुआ है कि क्या ये यूक्रेन की तरफ से किया गया कोई हमला था। अब इस तस्वीर को देखिए। ये जंग के 34वें दिन यूक्रेन के माइकोलोव इलाके की तस्वीर है। तस्वीरों में सिर्फ मलबे का ढेर नजर आता है। ये वीडियो माइकोलेव के रीजनल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग का है। बताया जाता है कि इस बिल्डिंग का ये हाल रूसी फौज के रॉकेट हमले से हुआ है। धमाका इतना तेज था कि इमारत के एक बड़े हिस्से के परखच्चे उड़ गए। चपेट में आई इमारत से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं। हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस राहत और बचाव में जुटी है। इस बीच यूक्रेन के तमाम शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी है। कीव, खारकीव सहित कई शहरों में धमाके की आवाज सुनी गई। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन में कई रॉकेट हमले हुए। इरपिन के मेयर का कहना है कि बमबारी की वजह से शहर में आना जाना मुश्किल है। यूक्रेन की सरजमी पर जंग जारी है। बेशक रूस का पलड़ा भारी है, लेकिन कई इलाकों में उसे खासा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। ये खारकीव और चुहीव के बीच का एक इलाका है। तस्वीरों में जो टैंक नजर आ रहा है वो रूसी टैंक है, जिसे यूक्रेनी फौज अपने कब्जे में ले चुकी है। यूक्रेनी फौज के पलटवार ने रूसी टैंक को खासा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से रूसी फौज टैंक छोड़कर भाग खड़ी हुई। अब यूक्रेनी फौज का रूस के टैंक से ही रूसी फौज को जवाब देने का इरादा है। पिछले 34 दिनों में खारकीव भयंकर लड़ाई का गवाह बना है। जली हुई गाड़ियां, बिखरे हुए शव, ये तस्वीरें बर्बादी की कहानी बयान कर रही हैं। हालांकि कल इस्तांबुल में दोनों देश के बीच हुई बातचीत में रूस ने भरोसा दिलाया कि आपसी विश्वास बहाल करने के लिए रूस कीव और चर्निहिव इलाके में हमले में कमी करेगा। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। युद्ध के 35वें दिन तक करीब 3,80,000 यूक्रेनी अपना घर बार छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। 210 बच्चों समेत करीब 5,000 लोगों की जिंदगी इस जंग की भेंट चढ़ चुकी है। ये तबाही और बर्बादी के दिन कब खत्म होंगे, फिलहाल कहना मुश्किल हो रहा है। राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव आज तक। तो हम आपको बता दें कि रूस के पांव कीव के बाहर ठिठक गए हैं। करीब महीने भर पहले यह खबर आई थी कि रूसी फौज का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन तब से अब तक रूसी फौज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। ऐसा क्यों हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
कबाड़ में तब्दील टैंक की ये कहानी है उस यूक्रेनी जज्बे की, जिसकी वजह से रूसी फौज महीने भर से कीव के दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन दाखिल नहीं हो पा रही। ये यूक्रेन की राजधानी कीव के पास का लुकियानिवका गांव है। ये गांव कीव की सुरक्षा के लिए दीवार का काम कर रही है। कीव जाने का रास्ता इसी गांव से गुजरता है और रूसी फौज के लिए इधर से सुरक्षित निकलना फिलहाल नामुमकिन साबित हो रहा है। कल यहां रूसी और यूक्रेनी फौज के बीच करीब 5 घंटे भयंकर लड़ाई हुई है। कीव घुसने की कोशिश में यहां रूस के कई फौजी मारे जा चुके हैं और उनके टैंक और हथियार बर्बाद हो चुके हैं। रूसी कब्जे से लिए गए टैंक और हथियारों को यूक्रेनी फौजी ट्रॉफी की तरह मीडिया को दिखा रहे हैं। Приїхав блокувати просування наших бійців з боку іншого селища, яке називається Рудницьке. Там просування відбулося нашого танку. Цей зробив перший постріл, промазав. Я все це спостерігав з коптера, я висів в повітрі, допомагав. लुकियानिवका ही नहीं, पास का पूर्वी शहर ब्रोवरी, उत्तर पश्चिम का इलाका इरपिन और बुचा और पश्चिम शहर माकारिव भी कीव के लिए सुरक्षा दीवार बने हुए हैं। इन शहरों में रूसी फौज रॉकेट, मिसाइल, बम, टैंक हर मुमकिन तरीके से हमला कर रहा है। लेकिन यूक्रेन के इस गांव के लोगों की हिम्मत देखिए। वो रूसी फौज के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि वापस चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। І це перший танк, ось тут, другий так само трофейний. Вчора цей поставили на ход, сьогодні отой забрали з лісу, його просто залишили, коли ми з ним махалися, стрілялися один в одного. रूस को कीव में घुसने के लिए किस तरह मुकाबला करना पड़ा है, उसे इस वीडियो से समझिए। ये कोई फौजी नहीं बल्कि इरपिन के मेयर हैं। फौजी पोशाक में अत्याधुनिक हथियार के साथ खुद सड़क पर निकल पड़े हैं। कल ही मेयर ने दावा किया था कि इरपिन को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। इसकी पुष्टि यूक्रेन के कमांडर ने भी की है। И на сегодня на 95% территория Ирпеня знаходится під нашим контролем. Зараз проводятся наступальные дії. यूक्रेनी कमांडर के मुताबिक रूसी फौज को रोके रखने के लिए यूक्रेन रोज हजारों मिसाइलें दाग रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यूक्रेनी फौज को और हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से काफी समय से हथियारों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जो देश यूक्रेन के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, उनके लिए वादा निभाने का वक्त आ गया है। आज तक ब्यूरो। तो क्या रूस जंग का दूसरा चरण शुरू करेगा? पुतिन के बयान से ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की की चिट्ठी और चिट्ठी में लिखी शर्तें उनके गुस्से का कारण बन गई। यानी अब यूक्रेन युद्ध का दूसरा फेज शुरू होने वाला है। युद्ध का दूसरा चरण कैसा होगा? रूस किन हथियारों का प्रयोग करेगा? इसकी पूरी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी श्वेता सिंह। यूक्रेन पर दूसरे फेज में हमला करने वाले हथियारों की लिस्ट में पहला नाम है 3M54 कैलिबर मिसाइल, जो रूस की एक क्रूज मिसाइल है। इसकी लंबाई 6 मीटर से लेकर 9 मीटर तक होती है और वजन 1300 किलोग्राम से लेकर 2300 किलोग्राम तक। यह मिसाइल अपने साथ 400 से 500 किलो वॉरहेड यानी कि विस्फोटक लेकर चलती है। इस मिसाइल की रेंज जो है वो 220 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक है। यूक्रेन में तबाही मचाने वाले हथियारों की लिस्ट में दूसरा नाम है हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल। ये 10,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। ये लगभग 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल रूस के शक्तिशाली हथियारों की लिस्ट में एक नाम याकोंट मिसाइल का भी है। यह भी एक क्रूज मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 3211 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली यह मिसाइल 800 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को पूरी तरीके से तबाह कर देती है। समुद्र से हमला करने वाले हथियारों में रूस की बोरे क्लास सबमरीन भी अहम भूमिका निभा सकती है। यह एक परमाणु पनडुब्बी है जिससे लंबी दूरी की बुलावा बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला किया जा सकता है। बुलावा मिसाइल भी परमाणु हमला कर सकती है। आपने रूस के हमले की दूसरी लहर में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख हथियारों की झलक देख ली। अब परमाणु हमले की क्षमताओं की तुलना करते हैं।
परमाणु हमले के दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, पहला परमाणु हथियार और दूसरा परमाणु हथियार की टारगेट पर डिलीवरी करने वाला सिस्टम, वो प्रणाली। डिलीवरी के लिए परमाणु क्षमता वाले बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमान से लेकर परमाणु पनडुब्बी तक कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के समय अपने कुछ ऐसे हथियारों को उत्तरी अटलांटिक में समुद्र में तैनात किया था। परमाणु शक्ति से लैस देशों के पास जमीन से लॉन्च की जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाकर हमला कर सकती है। इस मामले में रूस अपनी टोपोल एम मिसाइलों पर निर्भर है। ये लंबी रेंज वाली मिसाइलें हैं और परमाणु बम को 11,000 किलोमीटर की दूरी तक डिलीवर कर सकती हैं। अमेरिका के पास मिनटमैन 3 मिसाइलें हैं जो 13,000 किलोमीटर तक परमाणु हमला कर सकती हैं। चीन के पास डोंगफेंग सीरीज की मिसाइलें हैं, ये लंबी दूरी तक परमाणु हमला कर सकती हैं। डोंगफेंग 31 मिसाइल 11,000 किलोमीटर तक परमाणु हमला कर सकती है। भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल है जो 15,500 किलोमीटर तक परमाणु हमला कर सकती है। ये सारे मिसाइल सिस्टम सक्रिय हैं और इन्हें बहुत ही कम देरी के नोटिस पर तैयार किया जा सकता है। रूस ने दुनिया को जो परमाणु सिग्नल दिया है, उसके बाद प्रतिद्वंद्वी देश परमाणु हमले के अलर्ट पर हैं और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। जमीन और समुद्र के अलावा भी वैसे हवा से परमाणु बम गिराने का ऑप्शन भी मौजूद है, जैसा कि अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा में किया था। हम आपको बता चुके हैं कि रूस अब तक यूक्रेन में हवा से किंजल मिसाइलों के जरिए हमले कर रहा है। ये गैर परमाणु हमले हैं, लेकिन ये मिसाइलें परमाणु हमले करने की भी क्षमता रखती हैं। इन मिसाइलों को MiG-31 और Tu-22 बॉम्बर्स की मदद से दागा जा सकता है। अमेरिका के पास दुनिया का पहला स्टेल्थ बॉम्बर B-2 स्पिरिट है, जो सलीके से मन चाहे टारगेट पर परमाणु बम गिरा सकता है। इसके साथ 8 इंजन वाले सुपर पावरफुल B-52 बॉम्बर्स की मदद से भी अमेरिका सटीक परमाणु हमले कर सकता है। तो क्या इस जंग का कोई अंत है? यह सवाल सबके जहन में है। क्या समाधान का कोई रास्ता वाकई निकल पाएगा? कल इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच 3 घंटे लंबी वार्ता चली और बातचीत में रूस ने वादा किया कि भरोसे का माहौल बनाने के लिए कीव की तरफ से हमला कम किया जाएगा। कीव पर रूस की कार्रवाई में कमी की जाएगी। चेर्निहिव पर मिलिट्री एक्शन कम किया जाएगा। विश्वास बढ़ाने के लिए रूस का रुख थोड़ा नरम दिखाई दे रहा है और कार्रवाई में कमी को युद्ध विराम ना समझे यूक्रेन, ये रूस की तरफ से साफ किया गया। युद्ध विराम और औपचारिक समझौता अभी दूर है। कीव पर रूस की कार्रवाई में कमी की जाएगी। बातचीत के पहले दौर में हमने रूसी संघ से पूछा कि क्या वे वियना कन्वेंशन को स्वीकार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित कानून के बारे में उन्होंने कहा हाँ, और हमारे लिए ये बहुत अहम है, क्योंकि अनुच्छेद 52 और 53 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि दबाव में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तो समझौता अमान्य है। इसलिए इस समझौते के वैध होने के लिए और सभी पक्षों के लिए इस पर सहमत होने के लिए यूक्रेन के क्षेत्र में पूर्ण शांति होनी चाहिए। कोई विदेशी सेना नहीं, सभी को छोड़ना होगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने आपसी विश्वास बढ़ाने और आगे की बातचीत के लिए आवश्यक शर्तें बनाने और उपरोक्त संधि पर सहमति और हस्ताक्षर करने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कीव और चेर्निहिव में सैन्य गतिविधि को कम करने के लिए बड़े अंतर से मौलिक रूप से निर्णय लिया है। हमें लगता है कि आने वाले समय में कीव में कुछ फैसले लिए जाएंगे। और उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का साफ तौर पर यह कहना है कि यूक्रेनी सरजमी से रूसी फौज की वापसी से कुछ कम पर उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। Так можна називати позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчику. Але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів. Звісно, ми бачимо усі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. Українці
не наївні люди. Українці вже навчилися і за ці 34 дні вторгнення, і за минулі 8 років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату, фактам, якщо вони зміняться на нашій землі. रूस के वादे और दावे को अमेरिका संदेह भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अभी भी उन्हें संदेह है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। We'll see. I don't read anything into it until I see what their actions are. We'll see if they follow through on what they're suggesting. There are negotiations that have begun today, or not begun, continued today, one in Turkey and others. I had a meeting with the heads of state of our 4 allies in NATO, France, Germany, the United States, and Great Britain. And there seems to be a consensus that let's just see what they have to offer. We'll find out what they do. But in the meantime, we're going to continue to keep strong the sanctions. We're going to continue to provide the Ukrainian military with their capacity to defend themselves. And we're going to continue to keep a close eye on what's going on. 3 घंटे चली बातचीत पर रूस के भरोसा का यकीन इस वजह से भी करना मुश्किल है क्योंकि रूस परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। इस धमकी के बाद अमेरिका और नाटो अलर्ट पर है। कहते हैं पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे में रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरह से बार बार पुतिन की तरफ से परमाणु युद्ध की बात कही जा रही है वो भी सच साबित होने वाली है। अभी तक आपने यूक्रेन में रूस से बरसती मिसाइलें देखी हैं। आपने ये भी देखा कि रूस ने कैसे यूक्रेन में अपनी विनाशकारी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। आपने यूक्रेन में तबाही मचाते रूसी टैंक भी देखे हैं। रूस पर केमिकल हथियारों के इस्तेमाल करने का आरोप भी बाइडेन लगा चुके हैं। आपने ये भी देखा कि अमेरिका से लेकर नाटो देश और यूरोपीय देशों ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। और बाइडेन को तो आपने रूस के पड़ोसी देशों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें करते हुए भी देखा है। तो क्या अब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है? ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी रूस की तरफ से फिर आई है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है, अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा मंडराया तो रूस एटॉमिक वॉर से परहेज नहीं करेगा। Of course, there's not a reason for usage of a nuclear weapon. We have a security concept that very clearly states that only when there is a threat for existence of the state in our country, we can use and we will actually use nuclear weapons to eliminate the threat for the existence of our country. तो सुना आपने, रूस ने किस तरह से दुनिया के सामने फिर से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। हम आपको बता दें कि युद्ध के 34 दिन हो चुके हैं और रूस अभी तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है क्योंकि यूक्रेन की सेना अमेरिका, नाटो और पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों की मदद से रूस का मुकाबला कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नेतृत्व में नाटो देश और ब्रिटेन यूक्रेन को रोजाना 17 विमानों में भरकर हथियार भेज रहे हैं। उनका इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यूक्रेनी सैनिक कमांडरों को सैटेलाइट इंटेलिजेंस मुहैया करा रहे हैं। मारियुपोल से गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, कीव, आज तक। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी नागरिकों का एक सर्वे हुआ। सर्वे में जो सबसे चौंकाने वाली बात निकल कर आई वो ये कि पुतिन परमाणु बम गिरा सकते हैं। आपको सर्वे के सवाल जवाब भी दिखा देते हैं।
सवाल, क्या परमाणु युद्ध हो सकता है? जवाब हाँ। सवाल, क्या अमेरिका पर एटमी हमला मुमकिन है? जवाब, संभावना से इनकार नहीं। सवाल, क्या पुतिन परमाणु बम गिरा सकते हैं? जवाब, मुमकिन है। सवाल, क्या यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा? जवाब, हाँ। सवाल, क्या नॉर्थ कोरिया का एटम बम अमेरिका के लिए खतरा? जवाब, हाँ। बड़ी बात यह है कि सर्वे में शामिल हुए 71% अमेरिकियों ने माना कि रूस के यूक्रेन पर हमले से दुनिया में कहीं भी कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल मुमकिन है। ऐसे में रूस की तरफ से परमाणु धमकी का फिर से आ जाना कहीं न कहीं सर्वे को सच साबित करने की तरफ बढ़ता है। उधर नाटो को मजबूत करने के लिए अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि पूर्वी यूरोप में नाटो की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वो नौसेना के 6 विमान तैनात कर रहा है। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विशेषज्ञता रखते हैं। इसके अलावा अमेरिका पूर्वी यूरोप में लगभग 240 नौसैनिकों को तैनात कर रहा है। एक तरफ तो अमेरिका रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच घेराबंदी में लगा हुआ है, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि वो इन विमानों का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में नहीं करेगा। लेकिन रूस भी नाटो और अमेरिका की हर हरकत का जवाब परमाणु धमकियों से दे रहा है। हम आपको बता दें कि पिछले 6 महीने में चौथी बार रूस ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने की धमकी दी है। परमाणु धमकी नंबर 1, पुतिन ने न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को अलर्ट किया। परमाणु धमकी नंबर 2, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने परमाणु हथियारों का जिक्र किया। परमाणु धमकी नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र में रूस के उपराजदूत दिमित्री पोलांस्की ने परमाणु बमों का जिक्र किया। परमाणु धमकी नंबर 4, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात कही। रूस की तरफ से ये चेतावनी भी दी जा चुकी है, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन होगा। तो क्या अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की खबर दुनिया को कभी भी किसी भी वक्त सुनने को मिल सकती है? मारियुपोल से गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, कीव, आज तक।